Hello guys, welcome to the channel Concept of Laws. Today we start the topic of Indian Constitution, Article 14, Equality before law and Equal protection of law. तो आर्टिकल 14 में हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, साथ में इसके केस लॉज. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. रूल ऑफ लॉ क्या है? A.V. डाइसी ने अपनी बुक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था. इसका मतलब ये है कि अगर मैं या आप या फिर कोई क्लर्क, कांस्टेबल, कोई भी हम में से अगर इलीगल एक्ट करता है जो कि लॉ के अगेंस्ट है, तो लॉ हम सब पर एक ही टाइप का सिमिलर वे में एक्ट करेगा, हम पर सेम लॉ एप्लीकेबल होगा. लॉ हम सब पर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है और हम सबको सिमिलरली ट्रीट करता है. रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर या फिर कोई अथॉरिटी सुप्रीम नहीं होती. इसमें क्या होता है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. लॉ को सबसे ज़्यादा सुप्रीम माना जाता है, लॉ को सबसे आगे रखा जाता है. तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि लॉ सब के लिए सेम है, किसी के लिए इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है कि क्राइम इज़ ऑलवेज़ क्राइम, चाहे वो किसी ने मैंने किया हो, आपने किया हो, या फिर किसी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी क्लर्क, कांस्टेबल, कोई भी अथॉरिटी, तो सब पर लॉ सिमिलरली सबको ट्रीट करता है. लॉ सुप्रीम होता है, तो चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर लॉ जिसको वो गवर्न कर रही हो, दोनों का ही इक्वल ट्रीटमेंट होगा. तो यही है रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कि इक्वालिटी बिफोर लॉ. लॉ सबसे सुप्रीम है. इक्वालिटी ये क्या शो करता है कि इक्वालिटी कि लॉ के नज़रों में सब इक्वल हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं है लॉ में. ये कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा प्रीएम्बल में, जो कि इक्वालिटी डिफ़ाइन करता है, जो बात करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की. एंड सेकेंडली आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ. आर्टिकल 14 इज़ द फर्स्ट फंडामेंटल राइट जो इक्वालिटी की बात करता है. अकॉर्डिंग टू दिस हमें अनइक्वल ट्रीटमेंट प्रोहिबिट करना चाहिए एंड साइमल्टेनियसली हमें ऐसे लॉज डिमांड करने चाहिए जो कि इक्वल ट्रीटमेंट देता हो. तो आर्टिकल 14 क्या बोल रहा है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट हमें नहीं करना चाहिए. फिर कह रहा है कि इक्वल ट्रीटमेंट हमें डिमांड करना चाहिए. और ये दोनों ही बातें आपकी आर्टिकल 14 के क्लोज 1 एंड क्लोज 2, यही आर्टिकल 14 में जो क्लोज 1 है और क्लोज 2 है, यही है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं. आर्टिकल 14 क्लोज 1 इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि है एक इंग्लिश लॉ. रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्क्राइब किया है कि चाहे वो कोई भी हो, हम हो या आप हो, कोई भी क्लर्क हो, कोई भी हो, अगर कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन करता है जो कि लीगली जस्टिफाइड नहीं है, तो लॉ उसको इक्वल ट्रीट करेगी, मतलब कि सिमिलरली ट्रीटमेंट में होता है. इसका परफेक्ट एग्जांपल है लेडी जस्टिस. आपने देखा होगा कि वो ब्लाइंड फोल्डेड रहती है. इसका मतलब ये है कि लॉ कुछ नहीं देखता है कि कौन छोटा कौन बड़ा, वो सबको इक्वल ट्रीटमेंट देता है. जजमेंट सुनाते वक्त किसी भी इंसान की पोजीशन का या रैंक का कोई मतलब नहीं होता, सब लॉ की नज़रों में इक्वल हैं. लॉ जो देखता है वो है जस्टिस एंड इक्वालिटी. अब बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, जो कि आता है आर्टिकल 14 क्लोज 2 में. ये एक अमेरिकन कंसेप्ट है और कहता है कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि लॉज का यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक घर में 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का, एक 10 साल का, और हमने कहा दोनों बच्चों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए.
इक्वल हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो क्या इसका मतलब ये है कि 5 साल के बच्चे के जितना खाना मिलना चाहिए उतना ही 10 साल के बच्चे को मिले? नहीं ना। ये ज़रूरी है कि हम दोनों की नीड्स को डिफरेंशिएट करें, उन दोनों की नीड्स को क्लासिफाई करें। यही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यही है। तो ये कहता है कि जो दो लोग इक्वल एज के नहीं हैं तो उनको, तो यहाँ पर दो अप्रोच होती है। ये एक नेगेटिव अप्रोच है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि आर्टिकल 14 क्लोज 1 में आता है। नेगेटिव अप्रोच ये इसलिए है क्योंकि ये बोलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। और सेकेंडली जो आर्टिकल 14 क्लोज 2 में आता है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि एक पॉजिटिव अप्रोच है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक जेनरिक फॉर्म में यूज़ किया गया है कि मतलब कि ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव अप्रोच है। ये कहता है कि हमें ऐसे लॉज डिमांड करने चाहिए, ऐसे लॉज बनाने चाहिए जो कि इक्वल ट्रीटमेंट करें, सोसाइटी को इक्वल ट्रीट करें। ऐसे लॉज जो कि इक्वल ट्रीटमेंट अफोर्ड करवा सके, ऐसे लॉज हमें डिमांड करने चाहिए। और यहाँ पर जो लॉज वर्ड है वो एक प्लूरल फॉर्म में है, जो कि स्पेसिफिक फॉर्म में यूज़ किया गया है। अगर हम कोई लॉज फॉर्मुलेट करते हैं वुमेन सेफ्टी के लिए, तो क्या वो आर्टिकल 14 के वायलेटिव हो जाएगा? नहीं ना। यही लॉजिक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का। वो ये कहना चाहता कि बेटर पब्लिक सेफ्टी के लिए क्लासिफिकेशन इज़ मस्ट, बेटर पब्लिक वेलफेयर के लिए क्लासिफिकेशन इज़ मस्ट। पब्लिक वेलफेयर के लिए डिफरेंट लॉज का क्लासिफाई करना, कास्ट डिफरेंस, जेंडर डिफरेंस, डिफरेंट स्टेटस, इन सबको क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब हम क्लासिफाई करेंगे तभी तो बेटर लॉज ला पाएंगे। तो अभी तक ये क्लियर हुआ कि बेटर पब्लिक वेलफेयर के लिए डिफ्रेंसीशन, क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। मैं अगर 5 साल के बच्चे को 10 साल के बच्चे से डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ तो ये बेहतर होगा। इसी क्लासिफिकेशन को अनड्यू एडवांटेज से बचाने के लिए वी हैड फॉर्मुलेटेड अ टेस्ट जो कि डेवलप हुआ था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा के केस में। इस टेस्ट के दो कंडीशंस हैं। पहला इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, दूसरा रैशनल नेक्सिस। तो चलिए इसे समझते हैं सिंपल से एग्जांपल के थ्रू कि जैसे कि एक स्कूल ने सोचा कि पूरे स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया जाए, मैथ्स टेस्ट। तो उन्होंने क्लास 5th से लेकर क्लास 12th तक के बच्चों को सेम क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया। तो क्लास 12th का बच्चा जो पेपर अटैम्प्ट कर रहा था वही क्लास 5th का बच्चा भी वही पेपर अटैम्प्ट कर रहा था। ये ऑब्वियस था कि क्लास 5th का बच्चा उस टेस्ट में कम स्कोर करेगा। तो क्या ये उसके लिए फेयर रहेगा? नहीं ना। तो ये ज़रूरी है कि हम हम क्लास 12th और क्लास 5th के लिए डिफरेंट क्वेश्चन पेपर बनाएं। इसमें ये ज़रूरी है ना। यही है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। अगर आप दो ग्रुप रेज कर रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका रीज़न डिज़ाइन करें। उन्हें डिफरेंशिएट किस बेसिस पर करें? देयर हैज़ टू बी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, कि मतलब कि उनके बीच में इंटेलिजिबल डिफरेंस है। ऐसा रीज़न हो कि हाँ मैंने 12th के बच्चों को 5th के बच्चों से क्यों डिफरेंशिएट किया। क्लासिफिकेशन तो हो गया स्टेप 1। अब क्लास 12th और क्लास 5th के बच्चों को सेपरेट आउट करेंगे। पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या आप ये चाहेंगे कि क्लास 5th के बच्चों को भी वही पेपर मिले, वही इतना ही मिले जितना कि क्लास 12th को मिलता है? नहीं ना। आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आप स्पेसिफिक
एज ग्रुप के बच्चों को उनके लेवल का पेपर डिस्ट्रीब्यूट करें, उनके उनके लेवल का एजुकेट करें उनको। यही है आपका रैशनल नेक्सस। जो भी आपका पर्पस है डिफरेंशिएट करने का और जो भी आपको रिजल्ट अचीव करना है, उन दोनों के बीच में नेक्सस होना चाहिए। इट मीन्स क्लासिफिकेशन और डिज़ायर एंड के बीच में एक रैशनल रिलेशनशिप होना चाहिए। दिस इज़ रैशनल नेक्सस। तो अभी तक मैंने आपसे जो भी डिस्कस किया वो हो गया ओल्ड डॉक्ट्रिन 1970s तक, और ये डॉक्ट्रिन बहुत ही नेगेटिव और रेस्ट्रिक्टेड अप्रोच का लगने लगा। तो फिर एपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मुलेट किया न्यू डॉक्ट्रिन, इस रीज़न के साथ कि इक्वालिटी एक बहुत डायनामिक कंसेप्ट है। चेंजिंग नीड्स के साथ सोसाइटी की टाइम के साथ साथ पब्लिक की नीड्स चेंज होती जाएगी, पब्लिक वेलफेयर के मायने चेंज हो जाएंगे। अगर कोई भी एक्ट के साथ वो टेस्ट क्वालिफाई कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वो इक्वालिटी का टेस्ट भी क्वालिफाई कर रहा है। ये जो न्यू डॉक्ट्रिन है, ये बहुत ही डायनामिक और एक्टिविस्ट नेचर का था। उन्होंने कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब सिर्फ रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। न्यू डॉक्ट्रिन ने इक्वालिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट को एक्सपैंड करते हुए कहा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ विल इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। यही व्यू अडॉप्ट हुआ था मेनका गांधी के केस में, और उन्होंने कहा आर्टिकल 14 का सोल मकसद यही है कि वो स्टेट एक्शन से आर्बिट्ररीनेस स्ट्राइक आउट कर सके। स्टेट का कोई भी एक्ट आर्बिट्ररी ना हो। ऐसा करने से आर्टिकल 14 इंश्योर करता है फेयरनेस एंड इक्वालिटी। कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई भी एक्शन आर्बिट्ररी हुआ तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो इक्वालिटी से आगे। इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या वो कोई टेस्ट क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो आर्बिट्ररी हुआ देन इट इज़ अगेंस्ट इक्वालिटी। तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा के केस में हमें मिला था ओल्ड डॉक्ट्रिन, जिसने हमें दिए थे 2 फैक्टर केस, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रैशनल नेक्सस। इन 2 टेस्ट में अगर हम रीजनेबलनेस ऐड करें तो वो बन जाता है हमारा न्यू डॉक्ट्रिन। So, new doctrine is reasonableness plus these 2 existing tests. So, the new doctrine target arbitrariness and support reasonableness. It says if anything is arbitrary, opposed to equality. इसी कंसेप्ट का एक्सपेंशन है कि आगे जाके द गोल्डन ट्रायंगल 14, 19 एंड 21। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोज़।